नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 16 फरवरी यानी कि आज के दिन जो एमपीपीएससी 2025 का प्री का जो एग्जाम हुआ था, उस पेपर के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। वो पूरा पेपर हमारे पास आ चुका है और उस पूरे पेपर की आंसर शीट भी हमारे पास मौजूद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। अगर आपने भी पेपर दिया है तो आप भी अपनी आंसर शीट से जरूर मिलाएं और अपना आकलन करें कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, कांची का कैलाश नाथर मंदिर किस शैली में बना है? तो कांची का कैलाश नाथर मंदिर हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर राजसिम्हा शैली। ठीक है। कांची का जो कैलाशनाथर मंदिर है ना, वो मंदिर पल्लव शैली में बना है और राजसिम्हा शैली को पल्लव शैली भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजा राजसिम्हा ने करवाया था। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? मतलब एडोब फोटोशॉप जो है ना, वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो एडोब फोटोशॉप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई भी डिजाइन अपन आसानी से कर सकते हैं और बाकी सारी जो फोटो के साथ होता है ना, एडिटिंग वगैरह, वो सब अपन एडोब फोटोशॉप में कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जब गठन हुआ था, तब कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1956 में। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुस्लिम मुस्लिम अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? यानी कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे पास, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। अब यहाँ देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसके बाद बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और 1930 में हमारा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्न में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी। इस आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा नहीं है, जबकि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और ऑप्शन नंबर डी, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह है। लेकिन प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बैजयंत पांडा नहीं है, वो संजय जायसवाल जी है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्न में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? मतलब कि इधर हमारे पास 4 एथलीटों की सूची दी है और हमें बताना है उनका संबंध उस खेल से है या नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है तेजिंदर पाल सिंह तूर, इनका शॉट पुट से है, बिल्कुल सही है। अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेज पुरुष में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला। ठीक है। अगला है हमारा अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट।
ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अन्नू रानी 100 मीटर स्प्रिंट महिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग गलत है? यानी कि ये चार हमारे युद्ध अभ्यास दिए हैं और किस देश का कौन सा युद्ध अभ्यास नहीं है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड का युद्ध अभ्यास नाम से नहीं है, बल्कि युद्ध अभ्यास जो है ना वो भारत का है। ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत से कम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भिंड। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्न में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। बहुत ही चर्चित प्रश्न है मध्य प्रदेश का, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। मतलब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश की योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण। आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सत्यनारायण सिन्हा। और इस प्रश्न का उत्तर एक ये भी है कि इस समय मध्य प्रदेश के CM कौन थे? ठीक है। तो मध्य प्रदेश के CM इस समय श्यामा चरण शुक्ल जी थे। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश के निम्न राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? पहला ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, हरिविनायक पाटस्कर, क्यासम्बली चेंगलाया रेड्डी, और अगला ऑप्शन है सत्यनारायण सिन्हा। तो इनमें जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा था वो पट्टाभी सीतारमैया का रहा था, लगभग 7 माह 12 दिन का। ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दशक 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेंगल। फेंगल जो चक्रवात था ना, वो नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तट से टकराया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2024 में भारत में निम्न में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुंडनकुलम, और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस उपनिषद में याज्ञ वल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञ वल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यानी कि AICRA। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय अनुच्छेद अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप हैं। ऑप्शन नंबर 4 है झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप है। इन चारों ऑप्शनों में से हमें ये देखना है कौन सा उत्तर सही है। तो प्रश्न नंबर 24 का हमारे पास उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 3 और 4। मध्य प्रदेश वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था, गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था और बाकी दोनों ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्न में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान का उल्लंघन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पर अंडरलाइन करके दिया है पहले से ही, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ICMR यानी कि राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान NIRTH मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। अब बात करेंगे हम दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर 31 परियोजनाएं 23-24 में अस्तित्व में है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेवा निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध, दालें और मसालों में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदौर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 2020 में SDG इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG सतत विकास लक्ष्य स्कोर कितना था?
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 62 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र यानी कि NCESS किस राज्य में स्थित है? तो यह हमारा केरल में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे हम, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12.22%। अगला प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो वो सब्जी थी हमारी टमाटर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सारांश यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? बच्चा बच्चा इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है, इतना सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, सूचना, बातचीत, लेन देन और फिर परिवर्तन। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A R रहमान। A R रहमान को वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? क्या प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 332 में। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 47 के बारे में। प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है हमारे सामने, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। जनजातियों पर लिखी पुस्तकों की सूची 1 को उनके लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि ये 4 पुस्तकें हमारे सामने दी हैं, हमें बताना है किस लेखक की कौन सी पुस्तक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे R V रसेल एवं R V हीरालाल। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। अब बात करेंगे हम ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव। इस किताब के लेखक हैं अजीत रायजादा यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगली किताब है द भील्स ए स्टडी। इस पुस्तक के लेखक हैं TV नायक। फिर है द बेगा। इस पुस्तक के लेखक हैं बेरियर एल्विन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लचीलापन, रेसिलियंस। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई? राजशेखर एक लेखक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध चिंतामणि। इस पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, MS-DOS निम्न में से किस प्रकार की यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमांड आधारित इंटरफेस। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची एक में हमारे सामने जिले दिए हैं, सूची दो में सीमेंट उद्योग दिए हैं, हमें बताना है कौन सा सीमेंट उद्योग किस जिले में स्थित है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दमोह की। दमोह जिले में कौन सा सीमेंट उद्योग स्थित है? तो दमोह जिले में है नरसिंहगढ़ सीमेंट उद्योग। इसके बाद बात करेंगे भिंड की। तो भिंड में सीमेंट उद्योग है मालनपुर सीमेंट उद्योग। फिर है सतना, सतना में है मैयर सीमेंट उद्योग। फिर है मुरैना, मुरैना में है सीमेंट उद्योग बानमौर। यानी कि एक दो एक चार तीन, दो एक चार तीन ऑप्शन नंबर एक में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सिंगरौली जिले के महान एल्यूमीनियम प्लांट के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट अवस्थित है। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन 2018 से प्रारंभ हुआ। तीसरा ऑप्शन है इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्पेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर तीन, एक दो एवं चार सही है। इसमें हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। फिर इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास असुर, क्योंकि सहरिया, बैगा और भारिया ये तीनों मध्य प्रदेश के जनजातीय समूह हैं। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारिया। भारिया जनजाति पातालकोट में पाई जाती है छिंदवाड़ा के। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पी आर श्रीजेश को अपने कैरियर में निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार पी आर श्रीजेश को नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्म भूषण तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें। अब बात करेंगे हम किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक मूल अधिकार बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर तीन। अब बात करते हैं हम 57वें प्रश्न की। यहाँ क्या दिया है हमारे सामने, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि हमारे पास सूची एक में नदी है, सूची दो में स्थान और नगर है, मतलब कौन सी नदी किस स्थान या नगर में बहती है। तो बेतवा, बेतवा हमें पता है बेतवा कहाँ पर बहती है, बेतवा बहती है ओरछा में। ठीक है। इसके बाद है ताप्ती, ताप्ती कहाँ बहती है, ताप्ती बहती है मुल्ताई यानी कि बैतूल में। फिर है छिप्रा, छिप्रा कहाँ बहती है, उज्जैन में। और फिर है बैनगंगा, बैनगंगा कहाँ बहती है, बालाघाट में। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, चार तीन दो एक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक तीन एवं चार सही है। हमारे पास दो यहाँ गलत हो जाएगा। फिर अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि खनिज जो है ना वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनकी हमें पहचान करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले का तीन, तांबा पाया जाता है बैयर में। ठीक है। इसके बाद है हीरा कहाँ पाया जाता है, हीरा पाया जाता है हिनोता में। फिर है हमारे पास सिलेट, सिलेट कहाँ पाई जाएगी, मंदसौर में। फिर है बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ पाई जाती है, शहडोल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी के फर्नीचर, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है हमारे पास, आल्हा खंड के लेखक कौन है? तो आला खंड के लेखक हैं जगनिक। जगनिक ने आला खंड नामक लिखा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राम रसायन। राम रसायन पुस्तक के लेखक लल्लू लाल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बघेलखंड। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सतार के बाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सांख्य दर्शन का। और सांख्य दर्शन किसने दिया था? सांख्य दर्शन दिया था कपिल मुनि ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना अनिवार्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, चूंकि मध्य प्रदेश का पेपर हो रहा है और मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया है, अगर हमको जब नहीं आ रहा है तब उस कंडीशन में हम वहां पर मध्य प्रदेश लगा सकते हैं। अगर हमें आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तब की कंडीशन आप क्या करेंगे, मध्य प्रदेश लगा देंगे। फिर अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तैत्तिरीय तथा शतपथ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। पहला कथन है। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बाद हमें बताना है इनमें से कौन से विकल्प सही हैं। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शनों में कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, क्योंकि संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू भी आमंत्रित थे। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक। और वो तेल रिफाइनरी है बीना तेल रिफाइनरी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्न में से किस मामले में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उच्चतम न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही हो जाएगा डी, सप्रू, यानी कि सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्न में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कानूनी अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो प्रश्न नंबर 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई? तो ठाकुर रणमत सिंह को अगस्त 1859 में फांसी दी गई थी। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत एवं हिंद महासागर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2021 पर था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है 15 नवंबर को, क्या प्रश्न है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्म दिवस के सम्मान में आयोजित किया जाता है? यानी कि 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, वो किसका जन्मदिन है? तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, एक एवं दो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन है? तो वर्ष 2023 में किशोर कुमार सम्मान मध्य प्रदेश में दिया गया था राजकुमार हिरानी को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी, निम्न में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास घोघरा। अब बात करेंगे हम, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है हमारे सामने, समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक अनुक्रमण। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011 से 12 और 23 से 24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास लगभग 4 गुना। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय किशोर, क्या प्रश्न है? एक मिनट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे या किशोर सम्मिलित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे। अगला प्रश्न है, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 अगस्त को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स अकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागपुर में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने भीमबेटका के सेलसरायों की खोज कब की थी? यानी कि भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने कब की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1957-58 में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2047 तक भारत ने एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतना में। अगला प्रश्न है, बाघ जिला धार की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथी, बाघ की चौथी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। वो साक्षी में है।
अगला प्रश्न है हमारे सामने, इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों के बीच नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, छतरपुर गए चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जीटी फैशन ने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मूका लोहार ने। तो हमारे जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों की आंसर शीट आप लोगों के सामने है। अब आप लोग ये देखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए हैं, और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी ऑफिशियल आंसर शीट और आएगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी आंसर जो हमारे द्वारा बताया गया है वो गलत है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पेपर में जो दिया है वो सवाल गलत है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए उस सवाल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।